चाहे कितना भी कोशिश कर लूँ घर सजा के रखने का, बार बार फिर से केओस बन जाता है। ये घर सजाने की कोशिश करना ही बेकार है। कितना अच्छा होता ना अगर सिर्फ एक बार घर सजाने के बाद जिंदगी भर वो वैसा ही रहता। तो आज इस वीडियो में मैरी कोंदो की लिखी हुई बुक द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप से मैं KonMari मेथड नाम से एक ऐसी मेथड आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिसे फॉलो करके अगर आप एक बार अपना घर सजा लोगे तो फिर उसके बाद और कभी भी वो केओस नहीं बन पाएगा। पग, ऐसा कैसे हो सकता है? सुनने में यकीन नहीं हो रहा? मैरी कोंदो एक टाइडिंग एक्सपर्ट है जिन्होंने 5 साल की उम्र से लेकर उनकी लाइफ के 80% टाइम सिर्फ और सिर्फ इस घर सजाने की स्किल को डेवलप करने में बिताई है। फिर जाके उन्होंने ये KonMari मेथड डेवलप किया है। पागल है क्या? घर सजाने को इतना सीरियसली लेने का क्या ज़रूरत है भाई? बहुत ज़रूरी है भाई। जो इंसान एक केओस वाली रूम में सारे केओस को इग्नोर करके रहना शुरू कर देता है, उसे बदलने के लिए कोशिश भी नहीं करता, वो इंसान प्रॉब्लम से भरी हुई जिंदगी में भी सारे केओस को इग्नोर करके रहना शुरू कर देगा। उसे सुधरने के लिए कोशिश भी नहीं करेगा। अपनी जिंदगी सजा के रखने की जर्नी शुरू होती है अपना बिस्तर सजा के रखना शुरू करने से। लेकिन घर सजा के रखने से जिंदगी में कोई बड़ा चेंज आ सकता है, ये हम कभी भी नोटिस नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे लिए अभी घर सजाना मतलब आज स्टडी टेबल को सजाना, कल ड्रॉयर को सजाना, फिर अगले दिन किचन को ठीक करना, जो कि सबसे बड़ी गलती है। जिंदगी में बड़ा कोई चेंज नोटिस करने के लिए आपको एक दिन में ही पूरे घर का हुलिया बदल देना होगा। जब एक्शन बड़ा होगा तभी उसका इफेक्ट भी बड़ा होगा। हम में से ज्यादातर के लिए घर सजाना एक टाइम वेस्ट करने जैसा लगता है, क्योंकि हम कितना भी कोशिश कर ले फिर से वही केओस बन जाता है। ऑथर के हिसाब से कुछ पर्टिकुलर मिस्टेक्स की वजह से ऐसा होता है। जैसे कि नंबर 1, आपने कभी ये सीखा ही नहीं कि घर कैसे सजाते हैं। बचपन में हमारे मम्मी पापा घर सजा के रखो कहकर डांटते तो थे, लेकिन कभी ये नहीं सिखाते थे कि एग्जैक्टली सजा के रखते कैसे हैं। इनफैक्ट वो भी कभी ये सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। स्कूल में स्टिचिंग, कुकिंग ये सब तो फिर भी सिखाया जाता है, लेकिन घर कैसे सजाते हैं ये कभी भी सिखाया नहीं जाता। सब मानते हैं कि ये घर सजाने की स्किल तो हर कोई ऐसे ही सीख जाता है। रिजल्ट, केओटिक रूम और फिर वहाँ से केओटिक लाइफ। नंबर 2, आप हमेशा थोड़ा थोड़ा करके सजाने की कोशिश करते हो, जिस वजह से आप कभी भी कोई बड़ा चेंज नोटिस नहीं कर पाते हो, जिससे घर सजाने का काम ही आपको बेकार लगने लगता है। नंबर 3, जिन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों को भी आप अपने घर में रख देते हो। आप शायद 4 ही ऐसे ड्रेस है जिसे घुमा फिरा के पहनते हो, लेकिन आपके वार्डरोब में 400 ड्रेसेस पड़े हैं। आपके हाई स्कूल की किताबें जो शायद आपके बच्चों के काम आ सकता है, ये सोच के आपने अभी भी उनको अपने रूम में रख दिया है। ऐसे अननेसेसरी चीज़ों से अगर आप अपने घर को गोडाउन बना के रखोगे तो सजाने के बाद फिर से वो केओस बन जाना जाहिर सी बात है। तो इस लाइफ प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? इसका एक परमानेंट सल्यूशन है KonMari मेथड। इस मेथड में आपको बस 2 सिंपल स्टेप्स फॉलो करना है। नंबर 1, डिस्कार्डिंग, अननेसेसरी चीज़ों को अलग करना, क्योंकि ये चीज़ें अब और आपके घर के अंदर नहीं रहेंगे। नंबर 2, ऑर्गेनाइजिंग, जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो कौन सा कहाँ पर रहेगा वो डिसाइड करना। ऑथर ने बार बार इस चीज़ पे जोर दिया है कि इन दोनों स्टेप्स को प्रॉपर ऑर्डर में मेंटेन करके फॉलो किया जाए। मतलब डिस्कार्डिंग का काम पूरा खत्म होने के बाद ही ऑर्गेनाइजिंग का काम शुरू किया जाए, क्योंकि डिस्कार्डिंग का काम बीच में रोक के अगर आप ऑर्गेनाइजिंग का काम शुरू कर दोगे तो सब कुछ गलत हो जाएगा। और उससे भी पहले ऑथर ने जो चीज़ करने के लिए कही है वो है कुछ भी शुरू करने से पहले आपको अपने मन में एक इमेज बनाना होगा कि जब आप पूरा घर सजा लोगे तब वो दिखने में कैसा लगना चाहिए, जिससे कि वो आपके हिसाब से एक परफेक्ट लिविंग रूम कहने के लायक हो सके। शायद वो ऐसा कुछ हो सकता है कि जब आप शाम को ऑफिस से लौटोगे तो फ्लोर पे कहीं पे भी कुछ भी गिरा नहीं होना चाहिए और आपका बेड बिल्कुल एक 5 स्टार होटल की तरह होना चाहिए। इसके बाद फिर आपको खुद से ये सवाल पूछना होगा कि आप ये सब कुछ क्यों चाहते हो? क्यों आप ऑफिस से लौटकर प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड रूम में वक्त बिताना चाहते हो? शायद आपको जवाब मिलेगा ताकि दिन भर मेहनत करने के बाद आप थोड़ा शांति से रिलैक्स करके अपने स्ट्रेस को कम कर सको। अब फिर सवाल कीजिए, ऐसा आप क्यों चाहते हो? ऐसे हर एक रीजन के पीछे 5-6 स्टेप्स तक वाई क्लियर करके उसे एक पेपर पे कहीं पे लिख डालिए। यहाँ से आपको समझ आएगा कि घर सजा के रखना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आ सकता है। जब आप ये रियलाइज कर पाओगे तब घर सजा के रखना आपके लिए टाइम वेस्ट नहीं बल्कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम बन जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं एग्जैक्टली कैसे ये डिस्कार्डिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इन दोनों स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आते हैं डिस्कार्डिंग स्टेप पे।
ऐसी कोई चीज़ जो शायद टूट गया है या फिर एक्सपायर हो गया है, या फिर कपड़ों के मामले में जो शायद पहनने के लायक नहीं रहे, ऐसी चीज़ें अननेसेसरी है, ये डिसाइड कर पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम उन चीज़ों को लेकर होता है जिनका यूजिबिलिटी लेके हम कंफ्यूज रहते हैं। तो ऐसे में आप क्या कहते हो, कैसे डिसाइड करना चाहिए कि कोई चीज़ यूज़फुल है या नहीं? अगर आपका जवाब कुछ ऐसा है कि अगर वो चीज़ पिछले 6 महीने या 1 साल में एक बार भी इस्तेमाल नहीं हुआ है तो उसका मतलब वो यूज़लेस है, तो आप गलती कर रहे हो। क्योंकि ऐसे डिसाइड करने पर आप शायद अपने बहुत सारे मेमोरेबल चीज़ें यूज़लेस मानकर फेंक दोगे। ये मत भूलिए, घर सजाने का आपका असली मकसद है ताकि ये आपकी ज़िंदगी में खुशी बढ़ाए। ऐसे घर सजाने के नाम से अगर आप एक के बाद एक अपना फेवरेट चीज़ उठा के फेंक दोगे तो उससे आपकी ज़िंदगी में खुशी नहीं बल्कि दुख बढ़ने लगेगा। इसलिए ऑथर के हिसाब से ये डिसाइड करने का सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे पहले तो अपना माइंडसेट क्या क्या फेंक सकता हूँ देखता हूँ, यहाँ से हटाकर क्या क्या मैं रख सकता हूँ यहाँ पे लाना होगा। और फिर हर एक चीज़ को अपने दोनों हाथों से पकड़कर खुद से ये सवाल पूछना होगा, डज दिस स्पार्क जॉय? मतलब क्या ये चीज़ मेरे अंदर खुशी की महसूस जगाता है? यहाँ पे हर एक आइटम को इंडिविजुअली अपने हाथों से पकड़कर फिर आपको खुद से ये सवाल पूछना है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को अपने हाथों से टच करते हैं तो तब सिर्फ हमारा माइंड नहीं बल्कि हमारा पूरा बॉडी भी रिएक्ट करता है, जिससे सही डिसीजन ले पाना आसान बन जाता है। घर के एक कोने में पड़ा हुआ बुक शेल्फ जिसमें से एक भी बुक शायद आप जिंदगी में दोबारा कभी नहीं पढ़ोगे, या फिर वो कपड़े जो अभी आपको पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्या ये सारी चीज़ें आपके अंदर खुशी की महसूस जगाता है? नहीं। जब आपके घर में सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज़ें होंगे जो आपके अंदर खुशी की महसूस जगाता है तो जाहिर सी बात है ऐसा घर आपके लिए हेवन के जैसा होगा। इसके बाद जिस मिस्टेक को आपको अवॉइड करना है वो है लोकेशन वाइज सजाना। आज बेडरूम सजा लेती हूँ, कल डाइनिंग रूम सजा लूंगी और उसके अगले दिन किचन। ऑथर कहती है ये एक बहुत ही गलत डिसीजन है। वो सजेस्ट करती है लोकेशन वाइज के बदले कैटेगरी वाइज सजाना। मतलब पहले सारे कपड़े फिर बुक्स, ऐसे। लोकेशन वाइज सजाने में जो प्रॉब्लम है वो है कि डिस्कार्डिंग एंड देन ऑर्गेनाइजिंग ये प्रॉपर ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाता। सपोज बेडरूम सजाने के बाद आपने डाइनिंग रूम में आके देखा वहाँ पे और एक बंडल कपड़े पड़े हुए हैं। इससे पूरा प्रोसेस दोबारा से आपको रिपीट करना पड़ेगा। इसलिए पूरे घर में कहीं भी कोई भी क्लोथिंग है, फिर चाहे वो हैंडकरचिप्स हो, सॉक्स हो, ब्लेजर हो या फिर साड़ी ही क्यों ना हो, उन सबको बाहर निकाल के फ्लोर पे किसी एक जगह पे पाइल अप करके रख दीजिए। इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ क्लोथिंग आपके घर में पड़ा हुआ रहता है। और हाँ, ये काम करते वक्त ध्यान रखिए आपका कोई फैमिली मेम्बर, स्पेशली आपकी मम्मी वहाँ पर ना रहे, क्योंकि फिर जो भी चीज़ आप अननेसेसरी मान के डिस्कार्ड कर देने का डिसीजन लोगे वही चीज़ आपकी मम्मी को ज़रूरत होगी। इसलिए एटलीस्ट मम्मी को तो आने ही मत देना। अब अगर पाइल अप करने के बाद वो कुछ हिमालय पर्वत जैसा बन जाता है तो आप कैटेगरी को सब कैटेगरी में डिवाइड करके, फॉर एग्जाम्पल क्लोथिंग को आप शर्ट, पैंट, साड़ी ऐसे सब कैटेगरी में डिवाइड करके भी सब कैटेगरी वाइज सेम तरीके से इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। ओके, तो पाइल अप कर लेने के बाद आपका नेक्स्ट काम है हर एक चीज को इंडिविजुअली हाथ में पकड़ के खुद से ये सवाल पूछना, डज दिस स्पार्क जॉय? अगर जवाब आता है हाँ तो फिर उसे एक साइड में, और अगर जवाब आता है ना तो फिर उसे दूसरे साइड में रख के ऐसे डिवाइड कर लेना है। अब मामला ये है कि ये जो सवाल है डज दिस स्पार्क जॉय, इसका जवाब मिलना मुश्किल बन जाता है जब किसी आइटम के साथ हमारा कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन जुड़ा हुआ रहता है, या फिर जिसकी फ्यूचर में हमें शायद ज़रूरत पड़ सकता है, ऐसा हमको लगता है। और सबसे ज़्यादा अगर वो आइटम कोई रेयर आइटम होता है तब ये जवाब मिल पाना और भी मुश्किल बन जाता है। इसलिए ताकि बीच में ही तंग आके आप सब कुछ बंद ना कर दो, इसलिए कैटेगरी वाइज भी आपको एक प्रॉपर ऑर्डर मेंटेन करना होगा। सबसे पहले उस कैटेगरी को सॉर्ट आउट करना होगा जिसके बारे में डिसीजन ले पाना आसान है, जैसे कि कपड़े। ऐसे धीरे धीरे मुश्किल की तरफ बढ़ना होगा, जैसे कि गिफ्ट्स या मेमेंटोज सबसे आखिर में। इसलिए ऑथर कैटेगरी वाइज इस ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सजेस्ट की है, क्लोथ्स फर्स्ट, देन बुक्स, पेपर्स, मिसलेनियस एंड लास्टली मेमेंटोज। ऑथर के मुताबिक डिस्कार्डिंग के इस काम को आपको मेडिटेशन करने जैसा पूरा ध्यान लगा के करना होगा। ज़्यादातर लोग म्यूजिक सुनते सुनते या फिर फ़ोन पे किसी के साथ बात करते करते घर सजाने का काम करते हैं, लेकिन ऐसा करने से डज दिस स्पार्क जॉय, इस सवाल का आपको सही जवाब नहीं मिल पाएगा। अब मान लीजिए ऐसा हुआ कि किसी आइटम के बारे में आप कितना भी कोशिश कर लो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि उसे रखना चाहिए या फिर डिस्कार्ड कर देना चाहिए। ऐसे में ऑथर कहती है
कि जैसे कि आपकी एक्स गर्लफ्रेंड आपकी ज़िंदगी में आपको एक लेसन सिखाने के लिए आई थी, वो आप सीख गए इसलिए वो भी अब चली गई है, बिल्कुल वैसे ही जो शर्ट खरीदने के बाद आज तक आपने उसे नहीं पहना है, वो शर्ट खरीदते वक्त आपने जो गलती किया था वो गलती ताकि आप जिंदगी में कभी दोबारा ना करो, इसलिए वो शर्ट आपकी जिंदगी में आई है और उसका काम अभी खत्म हो चुका है, इसलिए उसे आपको मुक्ति देना चाहिए। सोचिए अगर शर्ट की कोई फीलिंग होती तो वो तभी खुश होती जब उसे कोई रेगुलर पहनता। ऐसे वॉर्डरोब में एक कॉर्नर में पड़े रहना उसके लिए बहुत ही तकलीफ झेलने जैसा होता। इसलिए थैंक यू कह के आपको उसे मुक्ति देना चाहिए। और ये चीज़ सिर्फ कपड़ों के लिए ही नहीं बल्कि ज़िंदगी में हर एक चीज़ के लिए एप्लीकेबल है। अब आते हैं सेकंड स्टेप यानी कि ऑर्गेनाइजिंग पे। जब आप नेसेसरी एंड अननेसेसरी आइटम्स को अलग करने में कामयाब बन चुके हो तो अब आपका नेक्स्ट काम है उन चीज़ों को सही तरह से सही जगह पे रखना। जैसे ही रखने की बात आती है, स्पेशली कपड़े रखने की बात आती है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो कन्फ्यूजन आता है कि कपड़ों को हैंगर पे लटका के रखना ज़्यादा बेटर है या फिर फोल्ड करके रखना। तो ऑथर के हिसाब से फोल्ड करके रखना ज़्यादा बेटर है। इसका रीज़न है, नंबर 1, हैंगर पे लटका के रखने से शायद आपको कम मेहनत करना होगा लेकिन स्पेस बहुत ज़्यादा लगेगा। नंबर 2, जापानीज़ में हीलिंग को कहा जाता है T8, जिसका मतलब है टू अप्लाई हैंड्स। कोई बच्चा जब बीमार पड़ता है तब उसकी माँ अगर उसके सर पे हाथ रखती है तो वो बच्चा काफ़ी रिलीफ महसूस करता है। जापानीज़ लोग मानते हैं जब कोई इंसान किसी चीज़ को प्यार से छूता है तो उस छूने से एक पॉजिटिव एनर्जी उस इंसान के हाथ से उस चीज़ में ट्रांसफ़र होता है। इसलिए जब हम अपने हाथों से कपड़ों को फोल्ड करके रखते हैं तो हमारे हाथों से कपड़ों के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, जिससे कपड़े काफ़ी सालों तक सुंदर रहते हैं। नंबर 3, अगर आपकी किसी कपड़ों पे कहीं पे कोई दाग लगा है या फंस गया है तो उसे हैंगर पे लटका के रखते वक्त शायद वो चीज़ आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन अपने हाथों से फोल्ड करके उसे रखते वक्त वो चीज़ आपको नज़र आने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ऑथर के मुताबिक कपड़ों को अपने हाथों से फोल्ड करके रखना उनके लिए आपका प्यार दर्शाता है। ऑथर के मुताबिक सिर्फ उन्हीं कपड़ों को फोल्ड करके नहीं रखना चाहिए जिन्हें फोल्ड करके रखने की कोशिश करने पर वो रेजिस्ट करते हैं, जैसे कि ब्लेजर, जैकेट। इन जैसे कपड़ों को सिर्फ उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग हैंगर पे लटका के रखना चाहिए। अब आते हैं फोल्डिंग टेक्निक पर। ऑथर के हिसाब से एक क्लोथिंग के ऊपर दूसरा क्लोथिंग पाइल अप करके कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे कोई एक कपड़ा निकालते वक्त दूसरे कपड़े भी अनफोल्ड हो जाने की चांसेस रहता है और प्रेशर पड़ने की वजह से कपड़ों पे प्रेशर लाइंस भी आ जाते हैं। इसलिए बेस्ट है बुक शेल्फ में जैसे बुक्स को एक साइड बाहर की तरफ रख के सीधा खड़ा करके रखा जाता है, जिससे कि देख के ही मालूम चल जाता है कि कौन सा बुक क्या है, और दूसरे बुक्स को भी बिना हिलाए ही किसी एक बुक को बाहर निकाला जा सकता है। बिल्कुल वैसे ही कपड़ों को भी बुक्स की तरह रेक्टेंगल शेप में फोल्ड करके सीधा खड़ा करके रखना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ समझने में तकलीफ होती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर आप मैरी कोंडो की बेसिक फोल्डिंग टेक्निक के ऊपर 2 मिनट का एक वीडियो देख सकते हो। अब आते हैं स्टोरिंग टेक्निक पे। तो ऑथर कहती है कि जैसे हम इंसान हम जैसे सिमिलर लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, बिल्कुल वैसे ही सिमिलर टाइप्स के कपड़ों को भी सेम जगह पे रेस्ट करने देना चाहिए। इससे वो ज़्यादा अच्छे से रह पाते हैं और कैटेगरी वाइज कपड़े स्टोर करने से उन्हें ढूंढने में भी आपको बहुत ही कम समय लगेगा। बिल्कुल जैसे दिन के आखिर में आप अपने बिस्तर पे लेट के सबसे ज़्यादा सुकून महसूस करते हो, वैसे ही हर एक आइटम के लिए एक फिक्स जगह होना ज़रूरी है जहाँ पे वो भी आराम से रेस्ट कर सके। इसलिए आपकी लाइफ में जितनी भी आइटम्स है उन सभी के लिए एक पर्टिकुलर जगह फिक्स्ड करके रखिए और हर रोज़ उनका काम खत्म होने के बाद दिन के आखिर में वहाँ पे उन्हें रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। इससे और कभी भी आपके घर में केओस बनने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। तो अब अगर मैं इस पूरे वीडियो को सम अप करूँ तो आज हम लोगों ने जो जो चीज़ें सीखा वो है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये चीज़ें मैंने आपके साथ मैरी कोंडो की लिखी हुई इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप से शेयर किया है। मेरे ख्याल से हर एक इंसान को ये बुक एटलीस्ट एक बार पूरा खुद से पढ़ना चाहिए। आप चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर इस बुक को खरीद सकते हो। अब आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको इतनी सी भी मदद मिली हो तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो जितना ज़्यादा शेयर होगा मैं समझूंगा उतने लोगों को मैंने सच में कुछ मदद किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।